Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 15. So students, आज के इस लेक्चर के अंदर हम राइस की कुछ डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमने क्रॉप डिजीज़ सीरीज स्टार्ट की है, हमने हमारे जो प्रीवियस लेक्चर था डेट इस लेक्चर नंबर 14 के अंदर हमने वीट क्रॉप की डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। सो आज के इस लेक्चर के अंदर हम राइस की इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस तरह आपको पता है कि राइस हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। राइस सबसे ज़्यादा प्रोक्योर होने वाली हमारी क्रॉप और सबसे ज़्यादा एरिया हमारे इंडिया के अंदर अगर किसी क्रॉप के अंदर है तो वो कौन सी क्रॉप है? राइस। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी क्रॉप की है? राइस की। सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कौन सी क्रॉप की है? राइस की। सो स्टूडेंट्स, आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी स्टेट राइस की प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है इन द प्रोडक्शन, एंड आल्सो आपने ये भी बताना है कि कौन सा स्टेट एरिया में राइस की एरिया में सबसे नंबर 1 है। ठीक है, सो ये 2 पॉइंट्स जो कि अक्सर हमें कंपटीशन एग्जाम से हमसे पूछे जाते हैं, सो आपने हमें ज़रूर बताना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम टू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जितनी भी हमारी जो राइस की इंपॉर्टेंट डिजीज़ लगती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, स्पेशली अगर हम एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि जितनी हम राइस क्रॉप्स को खाते हैं उससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अराउंड 60% हमारी जो राइस क्रॉप है वो क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा स्टेट, यानी कि जो हमारा नॉर्थर्न रीजन है, वहाँ की अप्रोक्सीमेट 90% जो क्रॉप होती है वो क्या हो जाती है? सीधी प्रोक्योरमेंट होती है। प्रोक्योर होकर सीधी क्या होती है? एक्सपोर्ट होती है, यानी कि गवर्नमेंट उसको सीधा क्या करती है? मतलब एक्सपोर्ट करती है। सो राइस एक बहुत ही एक एक्सपोर्ट होने वाला प्रोडक्ट है, स्पेशली अगर हम बासमती राइस की बात करें। सो जो हमारा बासमती राइस होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला हमारा एग्रो प्रोडक्ट है। सो ये कुछ बातें अक्सर हमें कंपटीशन एग्जाम से हमसे पूछी जाती हैं, और सबसे ज़्यादा अगर डिजीज़ भी जो लगती है वो बासमती क्रॉप को ही लगती है। ठीक है, सो हम एक एक करके इन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो डिजीज ऑफ द राइस, डिजीज डैमेज टू राइस कैन ग्रेटली यील्ड रिड्यूस। सो जो डिजीज लगती है उससे हमारी राइस क्रॉप की काफ़ी ज़्यादा क्या यील्ड की डिक्रीज होती है, प्रोडक्शन हमारी क्रॉप की ज़्यादा क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। दे आर मेनली caused by the bacteria, viruses, fungi. Planting a resistant variety is the simplest and one of the most cost effective management of the disease. सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव अगर कुछ मेथड है अगर डिजीज़ को कंट्रोल करने का, वो क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना। और राइस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव वे है डिजीज़ को कंट्रोल करने का, वो है रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना। स्पेशली जो हमारी TNAU यूनिवर्सिटी है, हमारी ICR यूनिवर्सिटी है, IARI यूनिवर्सिटी है, ये 2-3 यूनिवर्सिटी ऐसी, जैसे एक हमारा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, कटक इंस्टीट्यूट, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ के ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये स्पेशली इनका जो मेन वर्क इसी पे होता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप किया जा सके। ठीक है, so this is the some important disease and their causal organism. First is a rice blast, and its causal organism is Pyroglaria griseae. And second one is brown spot of the rice. It is caused by the Helminthosporium oryzae. And third disease is bacteria blight. Its causal organism is Xanthomonas oryza, Pathoward oryza. And fourth one is sheath blight of rice. It is caused by the Rhizoctonia solani. And the fifth important disease is false moth. It is caused by the Ustilaginnodia variations. And next is a Khera disease. It is not a pathological disease. It is a nutrition deficiency. It is caused due to nutrition deficiency of the zinc. Or it's a very very important from the examination point of view, especially from the competition point of view. And then next is Tungro disease. It is a viral disease of one of the most important viral disease of rust. It is Tungro disease of the virus, and it is transmitted by the insect vector that is called green plant hopper. Okay, so first we discuss about the rice blast. हाँ जी, तो सबसे पहले हम राइस ब्लास्ट के बारे में बात करेंगे। राइस ब्लास्ट एक फंगल डिजीज़ है। ये हमारे अपलैंड एरियाज़ और जो हमारे लो लैंड एरिया वहाँ पे दोनों में पाई जाती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वहाँ पाई जाती है जहाँ पर वाटर की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, यानी जहाँ पर पानी की कमी देखने को मिलती है वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलती है। एंड इट इज़ अकम्पनिश्ड बाय हाई नाइट ह्यूमिडिटी एंड द लो टेम्परेचर। इसके लिए जो फेवरेबल जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो क्या है? नाइट में हाई ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर। सो अक्सर एग्जाम में ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि राइस ब्लास्ट के लिए कौन सा फेवरेबल इन्वायरमेंट सबसे सुटेबल है? डेट इज़ हाई नाइट ह्यूमिडिटी, यानी कि रात को अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर कम होना चाहिए। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल आल्सो फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ब्लास्ट और आल्सो फॉर द स्प्रेड ऑफ द ब्लास्ट।
सो राइस ब्लास्ट, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, पायरोक्लेरिया ग्रीसिया। एंड इसके क्या सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, डिजीज कैन इन्फेक्ट द पैडी ऑल ग्रोथ स्टेज। ये डिजीज जो हमारी होती है पैडी की सभी ग्रोथ स्टेज को इम्पैक्ट करती है। इसका इम्पैक्ट लीफ पे भी आता है, नेक पे भी आता है और नोड पे भी आता है। सिर्फ रूट्स को छोड़कर प्लांट्स के हर एरियल पार्ट्स को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। ऑल द थ्री लीव्स एंड द नेक इन्फेक्शन आर द मोस्ट सीवियर स्टेज। इसकी एक तो जो इसकी मेजर स्टूडेंट्स 3 स्टेज होती है। फर्स्ट इज लीफ ब्लास्ट, सेकंड इज नेक ब्लास्ट एंड थर्ड इज नोड ब्लास्ट। ये 3 तरह के ब्लास्ट हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्फीयर होते हैं, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस होते हैं, वो होता है एक तो लीफ ब्लास्ट और दूसरा नेक ब्लास्ट। लीफ ब्लास्ट के अंदर क्या होता है कि अगर लीफ ब्लास्ट हमारी क्रॉप के अंदर आ जाएगा तो उससे क्या होता है कि हमारी प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एकदम से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर हमारे प्लांट में नेक इन्फेक्शन आती है, यानी कि नेक ब्लास्ट आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे प्लांट की जो रिप्रोडक्शन जो पेनिकल होता है वो एकदम से लॉज कर जाता है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और स्मॉल स्मैक्स और स्पेक्स लाइक ओरिजिनेटेड, इस तरह के स्पेक्स लाइक स्पोर्स बन जाते हैं हमारी लीव्स के अंदर, और ये स्पिंडल शेप के होते हैं। इनका जो साइज होता है 0.5 टू 1.5 लेंथ इनकी होती है, और 0.3 टू 0.5 इनकी क्या होती है, विड्थ होती है। और काफ़ी पैचेस पड़ जाते हैं, ये पैचेस एकदम से मिलकर बहुत बड़ा एक पैच को क्रिएट कर देती हैं। यहाँ पे आप देखोगे ये लीफ ब्लास्ट के स्पोर्ट्स है, यहाँ पर आप लिसाइंस को देख रहे हैं, और ये लिसाइंस देखिए यहाँ पर आपको ये येलोइश जो लिसाइंस देख रही है, कौन से, ये किसके सिम्टम्स है, ये लीफ ब्लास्ट के सिम्टम है। नेक्स्ट इज अ नोड ब्लास्ट, ये भी काफ़ी एक डेंजरस स्टेज है इस क्रॉप की। जो हमारा जो इंटरनोड होता है प्लांट में, इंटरनोड पे जाकर सीधा इम्पैक्ट करता है और हमारी इंटरनोड को टोटली क्या कर देता है, उसको मतलब उसको गला देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा प्लांट एकदम से क्या कर जाता है, लोज कर जाता है। और इवन हमारा जो राइस का जो पेनिकल होता है उस पर भी ये क्या करता है, इसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, सो ये हमारे कुछ मेजर स्टेजेस है जहाँ पर जो हमारा ये ब्लास्ट है हमारी क्रॉप को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द लीफ ब्लास्ट, कि लीफ ब्लास्ट के क्या सिम्टम्स होते हैं। स्फीयर कोज ऑफ द इन्फेक्शन एंटायर क्रॉप गिव्स अ ब्लास्टेड और द बर्न्ड लाइक एक्सपीरियंस। ये एकदम से इसकी जो स्फीयर इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है, एकदम से बर्न्ड एक्सपीरियंस लाइक होता है। और अगर मान लो कुछ स्फीयर केसेस में क्या हो सकता है कि हमारी प्लांट की लोजिंग भी हो सकती है, यानी कि आफ्टर द ईयर इमर्जेंस, यानी कि जब हमारा प्लांट मतलब रिप्रोडक्शन स्टेज में आता है उसके बाद इवन लोचिंग भी हो सकती है ड्यू टू द कॉज ऑफ द लीफ ब्लास्ट। नाउ वी टॉक अबाउट अवर सेकंड डिजीज, दैट इज अ नेक ब्लास्ट। नेक ब्लास्ट जाकर हमारे पेनिकल में एक ब्लैक कलरेशन हो जाती है, उससे क्या होता है कि हमारे जो सीड्स होती है वो टोटली श्रिव हो जाए, टोटली खत्म हो जाते हैं, हमारा पेनिकल ब्रेक हो जाता है नेक पोजीशन से। जो हमारा जो ये नेक होता है यहाँ पे उसका नेक पोजीशन से एकदम से ब्रेक होने के कारण एकदम से गिर जाता है। यहाँ पे ये देख रहे हो इस डायग्राम के अंदर, आप अगर इसको ध्यान से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका ये जो आपका ईयर टोटली क्या हो चुका है, लॉज हो चुका है। द नेक्स्ट इज अ नोड ब्लास्ट, ये हमारे इंटरनोड पे इंपैक्ट करता है। उससे वजह क्या, जो हमारी नोड क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, और एकदम से उसका क्या होता है, ब्रेकअप हो जाता है, यानी एकदम से वो गिर जाती है नीचे, यानी कि लॉज कर जाती है। ठीक है, सो दिस इज द 3 डिफरेंट सिम्टम्स, और आप इनको अच्छे से जरूर लर्न करना, क्योंकि अक्सर एग्जाम्स हमें इनके सिम्टम्स जरूर पूछते हैं। स्पेशली हमें नोडल ब्लास्ट के पूछते हैं, लीफ ब्लास्ट के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, सो ये तीनों ही जो सिम्टम्स है दिस आर द टोटली रिलेटेड टू द राइस ब्लास्ट। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि भाई इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रिवेंटिव मेथड की। सबसे पहले हम रेजिस्टिव वैरायटी यूज़ करेंगे, लाइक गौतमी IR36, IR64, परजिथा, राशि, सस्याश्री, सलिवना, सिम्हपुरी, श्रीविनाश और त्रिकना। ये जितनी भी वेराइटीज़ हैं इनमें से लगभग सभी वेराइटी लगभग TNAU यानी कि तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ही डेवलप की गई है। जो TNAU काफ़ी एक प्रिवाइटर रोल प्ले करता है इन द रेजिस्टिव राइटिंग डेवलपमेंट ऑफ द राइस। हमने सेकंड मैनेजमेंट है कि जितना भी हमारा जो प्रीवियस स्ट्रॉ है उसको आपने क्या कर देना, बर्न कर देना है, ताकि कोई भी स्पोर्स आपका ब्लास्ट का ना रह जाए। यूज़ द डिजीज़ फ्री सीड्स, हमेशा डिजीज़ फ्री सीड्स यूज़ करने हैं, और सीड्स को सोन करने से पहले नर्सरी करना, उनको अच्छे से क्या कर देना, आपने ट्रीट करना भी ज़रूरी है। यूज़ द बैलेंस यूज़ ऑफ द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर्स, हमेशा न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर का आपने बैलेंस यूज़ करना है, एक्सेस यूज़ आपने कभी नहीं करना है। स्पेशली नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन आपने हमेशा बैलेंस यूज़ करनी है, हमेशा उसको स्लिप्ड डोज में डालना है, एकदम से नहीं डालना, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन क्या करती है, ज़्यादा हमारे प्लांट्स को टोटली नहीं मिल पाती। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% जो हमारी जो नाइट्रोजन है वो हमारी क्रॉप्स को मिलती है। बाकी जो नाइट्रोजन होती है वो तो ज़्यादा लीच डाउन कर जाती है, या उसकी डीनाइट्रिफिकेशन हो जाती है, या वो वोलेटाइज हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो हमारी जो नाइट्रोजन है वेस्ट हो जाती है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, उसकी स्लिप्ड डोज को यूज़ करना चाहिए। अब उसकी कुछ कल्चरेबल प्रैक्टिसेस है। कल्चरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि हमें पानी को खड़ा नहीं रहने देना फील्ड के अंदर, रेजिस्टिव वैरायटी को डेवलप करना। सो दिस इज द मेजर विद द हेल्प ऑफ वी कंट्रोल द ब्लास्ट डिजीज। नाउ वी टॉक अबाउट
Now we talk about the second disease of the rice, and it is one of the most important disease, that is a brown leaf spot of the rice. और इसका हमारा इंडियन पैथोलॉजी के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इंडियन जिस तरह अगर हम बात करते हैं लेट ब्लाइट की वजह से क्या होता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर फेमाइन आया था, मतलब स्टारवेशन की प्रॉब्लम आ चुकी थी, फेमाइन आया था। लेकिन इंडिया के अंदर भी एक डिजीज़ के कारण फेमाइन आया था। सो अक्सर ये एग्ज़ाम्स के अंदर इस तरह के जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, हमसे अच्छे से बहुत बारी पूछे जाते हैं। सो जो ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ द राइस था, जो जिसका कोजल ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, इसका एक फेमाइन आया था कहाँ पर, बंगाल के अंदर 1942 1943 के अंदर। यानी कि जब हमारे इंडिया मतलब इंडिपेंडेंस के लिए जूझ रही थी, तब उस समय हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी एक स्टारवेशन की प्रॉब्लम आई थी। और वो किसकी वजह से आई थी, ब्राउन रिलीफ स्पॉट की वजह से आई थी। उस समय का जो आज के समय का जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर ये आई थी, क्योंकि वहाँ पर आज पहले भी वेस्ट बंगाल की मेजर क्रॉप होती थी और आज भी वेस्ट बंगाल की मेजर क्रॉप थी। सो वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं उनका मेजर फूड था राइस से। ब्राउन लीफ स्पॉट की वजह से टोटली जो क्रॉप थी वहाँ की डैमेज हो चुकी थी, उसकी वजह से क्या आई थी, बहुत ही मेजर स्टारवेशन प्रॉब्लम आई थी। अब हम बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स के, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। ये टिलरिंग स्टेज पे भी इसका इंपैक्ट करता है। इसके फोलियो स्पॉट्स आ जाते हैं, ब्राउन टू पर्पलिश ब्राउन कलर के इसके स्पॉट्स होते हैं। और जो उसके जो स्पॉट्स होते हैं सर्कुलर टू ओवल शेप्स के होते हैं, जो कि लाइट ब्राउन टू ग्रेश कलर के होते हैं। ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट इट्स कॉजुल ऑर्गेनिज्म, हम पहले बात कर चुके, डेट इज हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। एक फंगल डिजीज है। यहाँ पर आप देखोगे ये स्पोर्स है, ये ब्राउन कलर की आप स्पोर्स देख रहे हो। इसके जो डार्क ब्राउन स्पॉट्स होती है, यहाँ पर ज़्यादातर अपर सरफेस ऑफ द लीव्स आते हैं। और ज़्यादातर ये जो डिजीज़ है ट्रांसप्लांटिंग के बाद में देखने को मिलती है, और ये प्लांट्स के सभी पार्ट्स को इम्पैक्ट करती है, सिर्फ रूट्स को छोड़कर। इट इज़ अ सीड बोर्न डिजीज, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कीप इन व्यू, क्योंकि सीड बोर्न होने के कारण इसका जो ट्रांसमिशन का थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो हमेशा जब भी सीड बोर्न डिजीज़ का है, तो इसका सबसे बड़ा जो कंट्रोल मेजर यही है कि आप प्रिवेंटिव मेजर कीजिए सीड्स के हेल्प, यानी कि बीज को बीजने से पहले उस पर कुछ ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि वो आगे जाके आपको इम्पैक्ट ना करे। नाउ वी टॉक अबाउट सम इट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं सोडोमोनास फ्लोरेसेंस के साथ, जो कि एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, एट द रेट ऑफ द 10 ग्राम पर केजी ऑफ द सीड। एंड ऑल्सो वी हैव यूज इट्स डिपिंग, सीडलिंग डिप भी कर सकते हैं एट द रेट ऑफ द 2.5 kg पर हेक्टेयर, डिजोल्व इन द 100 लीटर एंड फॉर डिपिंग फॉर द 30 मिनट्स। और हम ये तो हो गया इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अगर हम कोई केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, कप्तान और थीरम है। उसकी क्या डोज यूज़ करेंगे, 2 ग्राम एट पर केजी ऑफ द सीड्स। और हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के लिए जो टेम्परेचर होता है वो है 53 to 54 डिग्री सेल्सियस फॉर द 10 से 12 मिनट तक के लिए हमने इसको सोइंग करना, और उसके बाद 8 घंटे तक इसको कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी देना, ताकि अच्छे से इसकी ट्रीटमेंट को इफेक्टिवनेस दी जा सके। नाउ वी टॉक अबाउट सम कल्चरल मेथड्स। क्योंकि ये डिजीज़ थोड़ी सीड बोर्न है, इसलिए हमेशा हमें क्या यूज़ करना चाहिए, डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना चाहिए। अल्टरनेटिव और कोलेटर जो हमारे जितने भी कोलेटरल होस्ट उनको ख़त्म करना चाहिए। रेसिस्टेंट वैरायटी को यूज़ करना चाहिए। रेसिस्टेंट वैरायटी जैसे ADT 44, ग्रोइंग द रेसिस्टेंट वैरायटी, कुछ हम रेसिस्टेंट वैरायटी को डेवलप कर सकते हैं, दैट इज़ लाइक ADT 44, PY4, CORH1, CO44, कावेरी, भवानी, TPS4 and धनु। सो दिस इज आर सम रेसिस्टेंट वैरायटी दैट्स अगेंस्ट द ब्राउन लीव स्पॉट। और प्रोवाइडिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें प्लांट ग्रोथ को प्रोवाइड करवाना है, स्पेशली पोटाशियम और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की क्यों ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे प्लांट के प्रॉपर रूट्स को डेवलप हो सके। और पोटाशियम डिजीज रेसिस्टिविटी में बहुत बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करता है। सो पोटाशियम की प्रॉपर डोज देखनी है, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रॉपर आपने सोयल की मतलब टेस्टिंग करने के बाद। कई बार ऐसा होता है कि हमारी सोयल के अंदर पहले ही पोटाशियम ज़्यादा होता है, जैसे हमारी नॉर्थन जो हमारी जो एलुवियल सोयल है, जो हमारा ट्रांस गंगेटिक प्लेन रीजन है, वहाँ पर जो वहाँ की सोयल में पोटाशियम काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम पोटाशियम ज़्यादा डालेंगे, तो उससे क्या होता है कि जो बाकी न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी आ जाती है। सो उससे क्या होता है कि और ज़्यादा डिजीज़ का सीवियर केस देखने को मिलता है। सो ये कुछ ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में भी हमें क्या करना अच्छे से देखने पड़ते हैं। एंड देन द डिजीज रियली ऑब्जॉर्व इन द फर्टाइल, ये जो डिजीज सबसे वहाँ देखने को मिलती है जहाँ पर अनफर्टिलिटी है, जहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन कम हो, जहाँ पर CN रेशियो कम हो, वहाँ पर ये डिजीज थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमको देखने हैं इसको फॉर द कंट्रोल ऑफ द राइस लीफ ब्राउन स्पॉट डिजीज। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट अवर अनदर
important disease that is a bacterial disease of the rice, and this name is bacterial leaf blight of the rice. इसका जो पैथोजन है वो है ज़ैंथोमोनास ओराइजा, और इसके जो सिम्टम्स हैं, और आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ में से एक डिजीज़ है ब्राउन लीफ स्पॉट, और इसका कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि इसको कंट्रोल करना इतना ईजी नहीं है। सो सबसे बेस्ट वे इसको रेजिस्टिव वैरायटी को डेवलप करना। सो सबसे ज़्यादा अगर जो प्लांट ब्रीडिंग होती है स्पेशली फॉर द डिजीज रेजिस्टिविटी इन द राइस, सबसे ज़्यादा किसके अगेंस्ट होती है? राइस लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट होती है, बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट के अगेंस्ट होती है। अब इसके हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करें, क्या क्या इसके सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। अपीयरेंस ऑफ द डल ग्रेइश वाटर सोक्स, पानी भीगे हुए येलोइश स्पॉट्स हमें देखने को मिलती हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करता है? हमारे प्लांट्स के विल्टिंग कोज कर देता है, उसको विल्ट को लेके आता है। और ये जो डिजीज ज़्यादातर ट्रांसप्लांटिंग के विद इन द 3 और 4 वीक्स के बाद देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो लेसाइंस पड़ जाते हैं येलोइश टू वाइटिश कलर के, और ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत स्वीरली अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट्स है बहुत जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाता है। और इट इज़ अ सीड बोर्न डिजीज। ये क्या है? एक सीड बोर्न डिजीज, क्योंकि सीड से फैलती है इसलिए इसको क्या कहते हैं? सीड बोर्न डिजीज। इसके कुछ डिजीज़ के कुछ सिम्टम्स हैं। और डिजीज इज करेक्टरिस्टिक्स बाय द लीनियर येलो टू स्ट्रा कलर स्ट्रिप्स। इसमें क्या होता है कि लीनियर येलो और स्ट्रा कलर के स्ट्रिप्स बन जाते हैं जो कि वेवी मार्जिन्स होते हैं, दोनों तरफ से बोथली एजेस होती हैं, और रेयरली एट द वन एजेस, यानी कि दोनों एक एजेस सब्सटेंस होती हैं। और इसके जो स्ट्रिप्स होते हैं वो टिप से स्टार्ट होकर डाउनवर्ड तक एक्सटेंड होती हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारी ड्राइंग, ट्विस्टिंग ऑफ द लीफ टिप और बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सटेंशन देखने को मिलती है। और ब्लाइटिंग की वजह से क्या होता है कि हमारी जो लीफ शीट है वो टोटली किल हो जाती है, हमारे प्लांट्स के जो टिलर्स होते हैं वो टोटली किल हो जाती है। और जो ब्लाइटिंग जो हमारा जो अपीयरेंस ऑफ प्लांट के अंदर, ये ज़्यादातर कब आता है? आफ्टर द 4 to 6 वीक, यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 1 महीने के बाद इस डिजीज़ के जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। और उसके बाद जैसे जैसे प्लांट की लाइफ साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ती है, वैसे वैसे जो इसका जो अटैक है उतना ज़्यादा सीवियर होना शुरू हो जाता है। नाउ वी टॉक अबाउट सम इट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, क्या क्या हम इस किस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम रेसिस्टिव वैरायटी यूज़ कर सकते हैं लाइक अजया, आशा, बीरजय, CO43, गोविंद, IR64, जानकी, PR4141, राधा, सोना, मसूरी, सुजाता, सूरज, स्वर्णा और उदय। ये कुछ रेसिस्टिव वैरायटी है। हमने बैलेंस यूज़ करना है नाइट्रोजन का, और हमेशा स्लिप्ड डोज यूज़ करनी है नाइट्रोजन की, इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। और रिड्यूस द डिजीज स्प्रेड, और जो डिजीज़ का जो स्प्रेड उसको हम यूज़ कर मतलब प्रॉपरली रोकना है। कैसे? प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द सीडलिंग ड्यूरिंग द ट्रांसप्लांटिंग। जब हम सीडलिंग और ट्रांसप्लांट करते हैं तो प्रॉपरली हैंडलिंग करना है, क्योंकि क्या होता है कि अगर कुछ सीडलिंग, क्योंकि जो हमारा डिजीज़ है एक सीडलिंग से दूसरी सीडलिंग में क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। सो प्रॉपर हमने इसको मैनेज करना है। एंड मेंटेन अ शैलो वाटर इन द नर्सरीज। नर्सरी के अंदर शैलो वाटर हमने मेंटेन करके रखना है, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी रख के रखनी है, ताकि हमारे फील्ड के अंदर फ्लडिंग ना हो सके, यानी कि एक्सेसिव फ्लडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सेसिव फ्लडिंग होगी हमारी फील्ड के अंदर तो उससे क्या होगा कि हमारे प्लांट्स के अंदर बैक्टीरिया ब्लाइट्स के ज़्यादा स्पोर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो बैक्टीरिया को वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। अगर हम प्रॉपरली वाटर को नहीं खड़ा रहने देंगे, प्रॉपरली इसको यूज़ करेंगे, प्रॉपर टेंशियोमीटर की एप्लीकेशन से इरिगेशन वाटर को प्रॉपरली कंट्रोल करेंगे, तो इसके स्प्रेड को भी हम रोक सकते हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द इनोकुलम थ्रू द क्लीन कल्टिवेशन एंड द ड्राइंग द फेलोफिट्स। हमने इनोकुलेशन के पॉइंट को रिड्यूस करना है, और हमारी जो फील्ड है, जब हमारी फील्ड फेलो होती है तो प्रॉपरली उसको ड्राई करें, यानी कि स्पेशली समर में हमारी जो जब फील्ड होती है उसको प्रॉपरली समर टिलेज प्रोवाइड करानी है, विंटर टिलेज प्रोवाइड करवानी, ताकि हमारे फील्ड के अंदर जितने भी जो प्रीवियस स्पोर्स हैं उनको हम अच्छे से क्या कर सकें? ख़त्म कर सकें। अब हम बात करें कुछ केमिकल कंट्रोल मेथड से। हम सी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। 0.1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड 0.1 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 0.3 ग्राम एग्रीमाइसिन 100 एंड 0.1 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम यूज़ कर सकते हैं। हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं 0.05 ग्राम ऑफ द स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड द 0.05 ग्राम ऑफ द कॉपर सल्फेट। सो ज़्यादातर हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और कॉपर सल्फेट जो कि एक बैक्टीरिया साइड, इसका हम अक्सर क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल of the bacterial leaf blight of the rice. Now we talk about our next important disease, that is sheath blight. शीथ ब्लाइट इट इज़ अ कॉज बाय द राइजोटोनिया सोलनी। इसके जो ये सबसे ज़्यादा जब हमारी जो क्रॉप मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज में होती है तब इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्ग लेसाइंस बन जाते हैं हमारे प्लांट्स की, जितना भी हमारा जो क्रॉप का जो कि अबव द वाटर लेवल वो टोटली क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और लिसाइंस बन जाते हैं, इरेगुलर पर्पल बॉर्डर स्पॉट्स बन जाते हैं इस डिजीज़ के अंदर।
अगर हम बात करें किस तरह के इसके सिम्टम हमें ऑब्जर्व होंगे, लिसाइंस हमें ऑब्जर्व होंगे लीफ ब्लेड्स के ऊपर, शीट्स के ऊपर, और हमारे जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर एक स्पॉट्स देखने को मिल देंगे। इसका तो सबसे पहला जो हमारे जो अगर हम बात करें एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा पहले कहाँ ऑब्जर्व होता है, जब हमारा प्लांट मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज में होता है तब इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मैक्सिमम टिल यानी कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज में जब हमारा प्लांट होगा तब इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्रॉप आगे आगे बढ़ेगी, उसके जैसे जैसे ओल्डर होगी वैसे वैसे इसका जो सिम्टम्स हमें देखने को और ज़्यादा मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि लीफ शीथ के अंदर और लीव्स के अंदर किस तरह के सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें लीफ शीथ के ऊपर, लीफ शीथ के ऊपर हमें ओविश टू ग्रेश कलर के स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे जो बाद में चॉकलेटिश कलर यानी कि ब्लैकिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और लीफ के अंदर बात करें तो ग्रे इरेगुलर लिसाइंस हमें देखने को मिलेंगे जिनका ग्रे सेंटरिंग होता है और ग्रे ब्राउन कलरेशन होता है। और इवन पेनिकल को डायरेक्टली क्या करते हैं, इम्पैक्ट करता है। और जो हमारा जो फ्लैग लीफ है उस पर भी इसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करेंगे इसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की एट द रेट ऑफ द 10 ग्राम पर केजी ऑफ द एट द रेट फॉर द सीड ट्रीटमेंट। एंड ऑल्सो वी यूज द सीडलिंग डिप एट द रेट ऑफ द 2.5 kg प्रोडक्ट फॉर द डिपिंग ऑफ द सोल्यूशन। हम सोइल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की एट द रेट ऑफ द 2.5 kg पर हेक्टेयर आफ्टर द 30 डेज ऑफ द ट्रांसप्लांटिंग। यानी कि ट्रांसप्लांटिंग के 30 दिनों के बाद जब इसका सबसे ज़्यादा सीवियर अटैक देखने को मिलेगा तब हमने सूडोमोनास फ्लोरेसेंस की एप्लीकेशन का यूज़ करना है। नाउ वी टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज अ फॉल स्मथ डिजीज, जिसको हम हल्दी रोग भी कह देते हैं। इसका जो पैथोजन कौन सा, उस्तिलैगोनियोडिया विलिसेंस। इसके सिम्टम हमें कैसे देखने को मिलती हैं, जो हमारे इंडिविजुअल राइस ग्रेन्स होते हैं वो क्या किसमें ट्रांसमिट हो जाती है, वो स्पोर्ट्स के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। द ग्रोथ ऑफ द स्पोर्ट्स इनक्लोज द फ्लोरल प्लांट्स को इम्पैक्ट करते हैं। इमेच्योर स्पोर्ट्स आर द स्मूथ येलो और कवरिंग विद द मेम्ब्रेन। जो हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। द ग्रोथ ऑफ द स्पोर रिजल्ट इन द ब्रोकन ऑफ द मेम्ब्रेन। जो स्पोर्ट्स से क्या हो जाए, क्या होता है कि हमारे जो मेम्ब्रेन ब्रोकन हो जाती है और मेच्योर जो ऑरेंजिश टू ब्राउनिश कलर के इसके स्पोर्ट्स हो जाती हैं और बहुत ही कम ही फ्यू ग्रेन्स क्या होते हैं हमारे इसके अंदर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन टोटली सभी के सभी ग्रेन्स को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, पूरे पेनिकल्स में से कुछ 20 से 30% जो हमारे ग्रेन्स होंगे वो इस क्रॉप्स की वजह से क्या होंगे, इम्पैक्टेड होंगे या फिर इन्फेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हम हल्दी रोग क्यों कह देते हैं, मैंने आपको अभी हल्दी रोग इसका नाम देखो कि यहाँ पर ट्यूमेरिक लाइक इसके हमारे जो सीड में डेवलप होगी। यहाँ पर आप देखोगे सिर्फ कुछ 3 और 4 सीड ही हमारे जो क्रॉप्स की इम्पैक्ट हो, बाकी हमारे जो सभी सीड्स है वो क्या हेल्थी सीड्स है। सो ये जो डिजीज़ है ये कुछ थोड़े से पार्ट में ही क्या करती है, अपना इम्पैक्ट डालती है। अब हम इसके बात करेंगे किस तरीके से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमें डिजीज़ फ्री सीड्स को यूज़ करना चाहिए, सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए किसका, कार्बेंडाजिम का, इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, नाइट्रोजन की स्लिप्ट एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए। और जितने भी हमारे इन्फेक्टेड डर्बीज है, जितनी भी हमारे इन्फेक्टेड जो क्रॉप रेसिड्यू उसको क्या करना, हमें प्रॉपरली रिमूव करना और प्रॉपरली बर्न करके उसको डिस्ट्रॉय कर देना। अब हम बात करेंगे टिंगरो डिजीज़ ऑफ द वायरस, जो कि टिंगरो डिजीज़ ऑफ द राइस, जो कि एक वायरल डिजीज़ है। इसका पैथोजन का नाम है राइस टिंगरो वायरस। इसमें सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं, हमें डिस्कलरेशन देखने को मिलती है जो कि लीफ टिप से शुरुआत होकर लोअर लीव्स पोर्शन पे जाकर तक पहुंच जाती है। इस केस में क्या होता है कि हमारी टिलरिंग रिड्यूस हो जाती है, फ्लावरिंग में थोड़ी डिले हो जाती है, यानी कि जो हमारी रिप्रोडक्शन स्टेज है प्लांट की वो थोड़ी डिले हो जाती है। एंड डिले द मेच्योरिटी, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन स्टेज अगर डिले होगी तो हमारी जो प्लांट की जो मेच्योरिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। फ्लावरिंग भी डिले होगी। एंड मोस्ट पेनिकल्स स्टेराइल, और अगर ज़्यादातर हमारे जो पेनिकल वो स्टेराइल फॉर्म होंगे। सो अगर पेनिकल स्टेराइल होंगे तो मतलब सीड्स की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। अगर सीड डेवलप ही होंगे तो वो पार्शली डेवलप होंगे। सो इसकी वजह से क्या होगा, तो हमारी जो क्रॉप है काफ़ी ज़्यादा उसकी जो यील्ड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि डार्किश ब्राउन कलर के हमारे ब्लोचेस पड़ जाते हैं। सो इसका कंट्रोल मेजर क्या है कि हमें हमेशा क्या यूज़ करनी चाहिए, रेजिस्टेंट वैराइटीज़ को यूज़ करना चाहिए इन केस ऑफ द टिंगरो डिजीज ऑफ द राइस। सो जो टिंगरो वायरस है इट इज़ ये ज़्यादातर हमें लो लैंड्स एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। और जो इसका जो वेक्टर है जो इसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है वो कौन सा है, ग्रीन लीफ हॉपर। सो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो राइस टिंगरो वायरस है उसको ट्रांसमिट करने में कौन सा इंसेक्ट हमें हेल्प करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रीन लीफ हॉपर। सो राइस टिंगरो के 2 तरह के वायरस होते हैं, एक तो राइस टिंगरो बेसिलोफॉर्म वायरस एंड अनदर इज राइस टिंगरो स्फेरिकल वायरस। दिस कॉज द टिंगरो वायरस। द जो राइस टिंगरो बेसिलोफॉर्म वायरस है वो ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं होता जितना राइस टिंगरो स्फेरिकल वायरस ट्रांसमिट होता है। So now we talk about our next and the last disease of our crop, that is a khera disease of the rice.
and it is a not a pathological disease, it is caused due to the deficiency of the nutrition of the zinc. So ये जिंक की कमी से होती है, सो इट इज़ अ जिंक डेफिशिएंसी. इसके जो सिम्टम्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो हमें 10 से 15 दिन बाद डे आफ्टर द सोइंग, यानी कि नर्सरी के अंदर भी और ट्रांसप्लांट दोनों के अंदर हमें देखने को मिलते हैं. सो सबसे पहले इंटरवीनियन क्रोसिस होती है हमारे, उसके बाद न्यू लीव्स के ऊपर और धीरे धीरे येलोइश टू वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, और लोअर लीफ सरफेस के ऊपर हमें स्मॉल ब्राउनिश कलर के टैन कलर स्पॉट्स बन जाते हैं, जो धीरे धीरे मर्ज होने के बाद हमारे प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई कर देती हैं. और अगर हम बात करें अपर सरफेस के ऊपर, ये सबसे पहले अपर सरफेस पे इसके स्पॉट्स बनते हैं, उसके बाद लोअर सरफेस के ऊपर. अगर खैरा डिजीज बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाए तो हमारी जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है. इस केस में क्या होता है कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं, और प्लांट्स में प्रॉपरली ईयर का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, यानी कि सीड्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, ग्रेन लेस होते हैं. अगर ग्रेन डेवलप भी हो चुके तो उनके अंदर जो उनका जो प्रॉपरली वेट नहीं बन पाता, यानी कि पार्शली डेवलप होते हैं. ओके, सो इसी के साथ जो हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है. सो थैंक यू फॉर द वाचिंग दिस वीडियो. सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ. हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 16. उसके अंदर हम शुगर केन क्रॉप, शुगर केन की कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है. अगर आपका कोई डाउट है तो हमें आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं. हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7900900676. आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से हमसे जुड़ सकते हैं. आप हमारी साइट www.agrimoon.com पे जाकर आप जितनी भी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, जितनी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने PDFs हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो. मिलती है नेक्स्ट वीडियो के साथ. एंड जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने व्यूज़, ताकि हमें पता लग सके आपको क्या और नीड है. सो थैंक यू स्टूडेंट.